दोस्तों मैं आ गया वापस जंगली रिजॉर्ट की तरफ जा रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश ट्रिप करके फिर इंदिरापुरम में भी रह के करीब ये देखिए हाथी का डंग और यूरिन पड़ा हुआ था, यानी हाथी था, लेकिन ये 2-4 घंटे या सुबह का भी हो सकता है। तो अभी फॉरेस्ट के बैरियर पे उन्होंने बोला कि सावधान होकर जाना, हाथी हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी 2-3 दिन 7th और 8th, पता नहीं डेट कौन सी, मुझे ठीक से मालूम नहीं। आपको पता है डेट? नहीं, इवेंट की डेट जो है आपको नहीं पता? अच्छा, मुझे किसी और ने बताई थी। मेरे साथ सुनील जी है, तो अपने टाइगर की दहाड़ हमारी दौड़ वाले सुनील जी। और जब सुनील जी होंगे तो कोई ना कोई जानवर कुछ ना कुछ पंगा करेगा ही। तो आज उम्मीद है कि कुछ मिलेगा सुनील जी के भाग्य से। तो अभी जो इवेंट है उसमें मैं चलूँगा वहाँ पे, क्योंकि जो गुरखा वाले आए हैं नोएडा से, वो कह रहे थे कि सर आपके रिजॉर्ट ही रुकने चलेंगे, 4-5 लोग हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बोले वो तैयारी करा रहे हैं, तो उनको जो इवेंट की तैयारी है, जिस रिजॉर्ट के बगल में हो रहा है इवेंट, वो भी मेरे फ्रेंड का ही रिजॉर्ट है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। फिर अगर वो बोलते हैं चलने के लिए तो उनको लेके चलेंगे। अभी सामने से एक गाड़ी तो निकल गई थी आते हुए, तो उससे ये कॉन्फिडेंस तो हुआ कि रास्ता नहीं रोका है। लेकिन हाथी और इन जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता कि एक गाड़ी निकल गई तो, क्योंकि कई बार क्या लाइट देख के, जैसे अभी मेरी गाड़ी जा रही है, हो सकता है लाइट देख के वो अंदर हो जाए और उसके बाद फौरन पीछे से निकल आए। आज थोड़ा जुकाम सा लग रहा है, अमरूद खाया था और उसके बाद मैंने पानी पी लिया था। तो वैसे जुकाम का सीन नहीं होता, लेकिन लोग बोलते हैं कि अमरूद खा के पानी पी लो तो खांसी आती है। लेकिन मुझे खांसी नहीं आ रही, मुझे नाक में फील हो रहा है। वो इसलिए भी हो सकता है कि दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली में ठंड थोड़ी सी वो वाली है ना। चला अभी तो खैर दिन में तो दिल्ली में ठंड नहीं है, लेकिन रात में जो है थोड़ी सी पोल्यूशन वाली ठंड है। अभी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में टाइगर ने अटैक किए। एक बाइक खड़ी मिली थी और बाद में मालूम चला कि वो एक पुलिस वाले थे, वायरलेस ऑपरेटर थे, उनकी थी। उनके छोटे बच्चे भी हैं, वाइफ भी है। वो बच्चे तो घर पे हैं, लेकिन उनकी ट्यूसडे को बाइक मिली और टाइगर की मूवमेंट देखी जा रही थी। तो ये शक जताया जा रहा था कि टाइगर ने मारा है, लेकिन बाद में उनकी बॉडी मिल गई और आधी खाई हुई क्षत विक्षत बॉडी मिली। उसके अगले दिन सब अडल्ट टाइगरेस का शव मिला, जिसे कि गोली मारी गई थी। ये एकदम ताजी घटना है। तो ये बदले की भावना से ही है कि जब टाइगर इंसान पे हमला करता है तो बहुत सारी जगह पे फौरन बदले की भावना से लोग मार देते हैं। वही केस है, ये रिवेंज वाला ही केस लग रहा है मुझे। तो क्योंकि गोली से मरा है, ऐसा तो है नहीं कि NTSA ने परमिशन दे दी एक अटैक के बाद। तो अब जरूरी नहीं कि जो मारा गया सब अडल्ट है तो उसके माँ बाप भी होंगे। अब जरूरी नहीं है कि जो टाइगर मार दिया गया है, टाइग्रेस मार दी गई है, उसी ने अटैक किया हो। तो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस होते हैं उसमें मैंने बताया कि इंसान की तो जान जाती ही है, और जो जानवर की जान जाती है उसमें कई जानवर की जान चली जाती है। अब जरूरी नहीं है कि ये मामला यहीं रुक जाए इसमें, क्योंकि जंगल का इलाका है, हर जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग नहीं खड़े हो सकते सुरक्षा करने के लिए। और जैसे कि एक घटना हुई, हो सकता है कि जो टाइगर नजर आए लोग उसे गोली मार देंगे। तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा। टाइगर ने अटैक किया इंसान पे,
वो तो बहुत ही गलत है, एक परिवार ही तबाह हो गया। लेकिन उसके साथ में सारे टाइगर को गोली मार दी जाए तो ये भी गलत होगा। दोषी को सजा मिले, सब अडल्ट ने अगर किस्सा किया है तो इसका मतलब तो वो अनाड़ी है, अभी उसे मालूम ही नहीं है। सब अडल्ट मैन ईटर कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात है कि अगर वहाँ पे इसके पहले कभी मैन ईटिंग के किस्से नहीं थे, जब माँ बाप ने नहीं मारे तो बच्चे ने सीखा कहाँ से। और सब एडल्ट है, जवान है, तो उसको कोई चोट वगैरह की कोई, वो तो पोस्टमार्टम मालूम चलेगा कि उसको कोई चोट थी क्या। और सब एडल्ट तो माँ के साथ ही होगा, तो खिलाने के लिए माँ थी, यानी वो सर्वाइवल के लिए तो नहीं मारा था। अभी मैंने फ़ोन किया, वो बोल रहे हैं सर अभी तो हमें टाइम लगेगा सेटअप कराने में। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं सेटअप, बोले हम पहुंच जाएंगे, आप लोकेशन भेज देना। मैं ठीक है, मैंने कहा एक बार मैं भी देखूं कैसा इवेंट है क्या है। तो बोले आओ सर वेलकम है। तो मैं चलता हूँ, मैं देखूंगा तो आप भी देखोगे। और ये वही जगह है जहाँ वो इक्कड़ हाथी निकल के नहर से सामने आ गया था। DPF का जो रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है ना, अपने आप जो करती है गाड़ी, तो हर वक्त नहीं कर रही होती, ऐसा नहीं कि हाई RPM में चल रहा है, तो जब करती है तो फिर वो यूरिया की स्मेल आती है, अभी आ रही है। मतलब इस वक्त अगर मैं गाड़ी बंद करूंगा, देखिए बहुत कम स्पीड में चल रही है लेकिन RPM 2000 पे जा रहा है, जबकि 58 की स्पीड पे RPM इतना नहीं जाता। तो अभी मैं गाड़ी बंद भी, जैसे इसका क्या है, गुरखा में जैसे ही गाड़ी हम बंद करते हैं तो 1000 RPM से 700 पे आ जाता है। यही बताया गया हमें कि भाई जब तक 700 पे ना आए गाड़ी को बंद नहीं करना है। अभी मैं जब रोकूंगा, अगर तब तक ख़त्म नहीं होगा तो ये 1000 पे ही बना रहेगा। तो फिर मुझे गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ेगी उतनी देर तक, नहीं तो फिर वो प्रोसेस बीच में रुक जाती है। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि देखिए जो अभी इंसान पे हमला हुआ अरुणाचल में, देश भर में जो हो रहा है, जिसका कि ट्रांसलोकेशन एक उपाय है, लेकिन अरुणाचल में मुझे लगता नहीं कि इतने, वहाँ बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से। पाके टाइगर रिजर्व भी वहीं है क्या शायद, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है वहाँ का, लेकिन टाइगर हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, मतलब खुले दिमाग से सोचना कि जहाँ पे टाइगर अटैक नहीं होते हैं वहाँ होते ही लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। और देखिए एक दिन अटैक किया इंसान पे, अगले दिन ही टाइगर की गोली मार के हत्या हो गई। जबकि जहाँ पे टाइगर के अटैक ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, या फिर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा है। वरना आप देखिए उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, पीलीभीत साइड भी अटैक हुए, दुधवा साइड भी हुए थे, तो टाइगर के अटैक होते, लेकिन ऐसा नहीं होता कि टाइगर मरा हुआ मिल जाए और वो भी गोली से। तो या तो गन लाइसेंस ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि आदमी, आक्रोश सबके मन में आता है। आक्रोश तो अगर उत्तराखंड में भी आ रहा है तो पब्लिक जब डिमांड करती है तो यही डिमांड करती है ना कि भाई इसको पकड़ो या मारो। और किसी भी राज्य में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भाई रणथंबोर में इतने अटैक हुए थे, डिमांड हर जगह एक ही आती है। लेकिन अगर आपके हाथ में गन होती है ना, तो कई बार आदमी आक्रोश में सामने जैसे कि अगर आपको याद होगा कि पैठानी वाले भालू का किस्सा याद होगा, जब मैं गया था और सामने ही लोग मशाल लेके टॉर्च वगैरह लेके जा रहे थे भालू को ढूंढने। भालू आ भी गया था गांव में, एक घर के पास आया था, उसके बाद तो भागा था, तो लोग उसे ढूंढने जा रहे थे। तो वो मतलब गांव के यूथ थे, कुल्हाड़ी वगैरह ये लिए थे। अगर किसी के पास गन होती तो आक्रोश में आदमी चला भी सकता है। गन तो होंगी लाइसेंस वाली, लेकिन देखिए इसमें हर आदमी का गुस्सा लाजमी है, लेकिन एक क्राइम है। आपने टाइगर को मार दिया तो आपने आक्रोश में कर तो दिया, भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसको पकड़ता, कुछ ना कुछ एक्शन लेता। टाइगर को मारना कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइगर ने
हमला किया, आप सारे टाइगर तो नहीं मार दोगे। आपने क्राइम कर दिया। और ये भाई साहब ना तो टिपर दे रहे हैं और बहुत ही धीमे चला रहे हैं। हैं? छोटी सी गाड़ी थी। हाँ, छोटी सी गाड़ी थी। तो आपने टाइगर मार दिया। हो सकता है जिसने, जो मैन ईटर बन गया है या जो डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ बन गया, जो एंटीसिया की लैंग्वेज है, वो अभी भी घूम रहा होगा। आपने एक निर्दोष टाइगर की जान ले ली। ना समस्या खत्म हुई, उल्टा आपने क्राइम कर दिया। आज नहीं तो कल मालूम तो चल जाएगा किसने गोली चलाई है, तो एक्शन होगा। आपने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, गिरफ्तारी होगी। तो इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले लो। और इसमें जब पहला केस था तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जंगल में जानवर रह रहे हैं, जंगल के अंदर से सड़क जा रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि जंगल सिर्फ आपका है। इंसान के ऊपर हमला हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई उसको फॉलो करो। आप बाइक से चलना बंद कर दो, 4 व्हीलर से चलो जब तक वो समस्या बनी हुई है इस तरह की। लेकिन टाइगर को मार दोगे तो क्या जंगल, देखो अगर आप सोच रहे हो कि आपका है और टाइगर का नहीं, तो गलत है। जंगल तो टाइगर का ही पहले है, गांव हमारे हैं, जंगल नहीं है। और वो जो हमला तो जंगल में हुआ था। हम अगर जंगल में चल रहे हैं, इस वक्त हाथी आ जाएगा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि रोड पे आएगा। भाई रात का टाइम है, हाथी का टाइम है, हमें शाम से पहले पहुंचना चाहिए। फिर हमें गाड़ी रोकनी पड़ेगी, अपना जो भी उपाय करना है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो हुआ, गलत हुआ। इंसान पे अटैक हुआ वो भी गलत था, लेकिन उसमें किसी का जोर नहीं था। लेकिन जो टाइगर पे अटैक हुआ वो तो, यहाँ पे इवेंट हो रहा है क्या? ये लाइट वगैरह लगी है। हाँ, ये तो चलिए दोस्तों, वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ इवेंट है, ढूंढना पड़ेगा मुझे, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों जो रॉयल एनफील्ड, BMW और ऑल इंडिया बाइक इवेंट है, करीब 1500 बाइकर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका ये डर्ट ट्रैक बना है, ये गड्ढे वड्ढे बन रहे हैं। और यहाँ पे सारा उनका जो भी उनके ड्रिफ्टिंग वगैरह जो भी करेंगे, यहाँ करेंगे। ये बाइक, ये खंबे वगैरह गड़े हुए हैं। एक बार मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। ये अपने रिजॉर्ट से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी डीज है, नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो परफॉर्मेंस है वहाँ पे। बाकी अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ डिस्प्ले में है। ये दोस्तों स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये है स्टेज, ये है BOBMC, यहाँ सेलिब्रिटीज़ परफॉर्म करेंगे। और ये देखिए इस तरह से है। वो है फोर्स गुरखा, अलग अलग गाड़ियाँ, क्योंकि ये एडवेंचर वालों का है, तो सारी थार वगैरह सभी आती होंगी यहाँ पे डिस्प्ले के लिए। क्योंकि जो ये इवेंट है हार्ले डेविडसन और एनफील्ड, BMW इवेंट है 6, 7, 8 फरवरी को होने जा रहा है। दोस्तों अभी जंगल में एंटर कर लिया है। अभी वो इवेंट की जगह मैं गया ही था, आपने देखा। तो गेस्ट पीछे आ रहे हैं, गाड़ियां हैं। और अभी आगे एक गाड़ी निकल के गई है, लोकल गाड़ी, बोलेरो पिकअप। तो हेड ऑन चांसेस नहीं है हाथी में। ये जो पानी की आवाज़ आ रही है, ये जो एडब्लू की बकेट में 10 लीटर की खरीद के लाया हूँ आज। क्योंकि ये गुरखा वाले बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी का ही एडब्लू डालो, परफॉर्मेंस अच्छी रहे इसके लिए। और अभी मैंने 14,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, 14,200 किलोमीटर, और मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि मैं बाहर का डलवा भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ अभी एक आध लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। और मैं रीवा गया था, फुल करा के गया था, तो 65% पे है एडब्लू। ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये वाला जो उसी का है। तो मैंने सोचा कहीं ख़त्म हो, तो उसके लिए पता चला देहरादून जाना पड़ रहा है, क्योंकि हालांकि हरिद्वार में भी है सर्विस सेंटर इसका।
तो एक आध दिन मैंने भी देखा नहीं हरिद्वार वाला, एक दिन जाके देख लूँगा। तो मैं 10 लीटर की इसलिए लाया कि 20 लीटर की बकेट फिर यूज़लेस होती है, क्योंकि गाड़ी में आता ही 24 लीटर है और पूरा ख़त्म होने का इंतज़ार तो करता नहीं हूँ मैं। तो जनरली 10 लीटर ही आता है जब मैं रीफ़िल कराता हूँ। अगर उस बकेट को नहीं खोलोगे तो वो सालों साल चलता है, खोल दोगे तो एक बार में कंज्यूम करना है। तो वो आवाज़ कर रही है, उसका जो पानी छलकने की आवाज़ होती है ना, वो सामने आपको गाड़ी दिख रही है। तो वैसे हाथी का ठीक है, सेफ्टी है कि हाथी मिलेगा तो पहले उसको मिलेगा, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ हमें मिल जाती थी, डियर वगैरह मिल जाते थे, वो आज नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी आगे आगे जा रही है ना, तो साइड में हो जा रहे होंगे। कल मैं आऊँगा ये इवेंट देखने के लिए, 3 दिन का है, तो वीडियो भी बनाऊँगा, आप लोग को भी दिखाऊँगा। आप में से जो राइडिंग पसंद करते हैं उन्हें अच्छा लगेगा, और फॉरेन चेंज तो मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगेगा। कोशिश करूँगा रात वाला भी देख लूँ, जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। हालांकि उसमें तो वॉइस ओवर डालना पड़ेगा या अपना अलग से यूट्यूब वाला म्यूज़िक डालना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। थोड़ी सी झलकियाँ तो दिखा ही सकता हूँ। तो आगे नदी में जाके इस गाड़ी को ओवरटेक कर लूँ दोस्तों, फिर बनाता हूँ वीडियो। तो ओवरटेक कर दिया दोस्तों उस गाड़ी को। यहाँ पे हाथी का खतरा केवल 10% ही होता है, और वो खतरा भी ना के बराबर ही होता है, क्योंकि दाएं बाएं थोड़ा सा, मतलब स्पेशली बड़ी गाड़ी में तो होता ही है, क्योंकि इसमें आप गुरखा को यहाँ वहाँ कहीं भी खुदा के बैक करना है, निकालना है। अगर हाथी दौड़े तो इधर से भी निकाल सकते हैं, जो उबड़ खाबड़ है। सिलेरियो में मुझे यहीं आगे मिला था हाथी, जिस दिन मेरे दिल से आवाज़ आई थी ना कि अवस्थी जी अपना टाइम आ गया आज। तो वो उसमें क्या मैटर था कि उसको आप इधर उधर घुसा नहीं सकते थे। अब हाथी मेरे सामने हेड ऑन आ रहा है, ऐसे मैं रिवर्स करूंगा तो मैं उसको प्रोवोक कर रहा हूं कि आ भाई तू मेरे पीछे दौड़। हर जानवर की आदत होती है कि चेस करने की। तब मैंने उस वक्त जो मुझे सही समझ में आया, वो मेरे ख्याल से वही सही डिसीजन था, क्योंकि आज ये बात बताने के लिए मैं आपके सामने हूँ। तो मैंने गाड़ी को रोक लिया था, ना अपर ना डिपर सामने, और बैक भी नहीं की। हालांकि उसके बाद हाथी मेरे सामने से आके मेरे बगल में खड़ा हो गया था, मेरी तरफ घूम गया था। जाता हुआ हाथी घूम गया। मैंने कहा यार ये तो भाई इसने मूड बना लिया चार्ज करने के लिए। वो वीडियो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं समरी की। कई लोग बोलते हैं हमने वो वीडियो देखा नहीं। तो उसमें हाथी मेरी तरफ घूम के खड़ा हो गया। मैं व्लॉगिंग कर रहा था, तो मैंने अपना साइड वाली विंडो जो होती है उसको डाउन किया। इसलिए डाउन किया कि ये हाथी पलटेगा गाड़ी को, तो वो कांच मेरे गर्दन में और इधर उधर लग के मुझे इंजर ना कर दे। सीट बेल्ट बांधी हुई थी, मखना हाथी था। तो टस्कर तो क्या होता है, सीधे दांत घुसेड़ता है दरवाजे के अंदर, तो वो दांत ही आपकी थाइस वगैरह, पेट वगैरह में घुस सकते हैं। तो वो नहीं था, लेकिन फाइनली वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा और फिर वो मुड़ के चला गया। जब वो बहुत आगे चला गया तब मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई थी। अभी वो जगह आने वाली है जहाँ के बारे में बात बता रहा हूँ। तो वो इस वजह से था कि मैंने कहा यार वो गाड़ी छोटी है, मैं भागूंगा तो पकड़ में आ जाऊंगा हाथी को, क्योंकि हाथी तो सीधा भागेगा, मुझे तो दाएं बाएं मुड़ना है। रिवर्स में कहीं ना कहीं एक टायर चढ़ जाएगा, अटक जाएगी। ये गाड़ी होती तो शायद मैं दूसरा डिसीजन लेता। तो वो परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना होता है, क्योंकि इसमें भागने का गुंजाइश है। फिर भी जानवर को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। सेफ डिस्टेंस है तो अलग बात है। और उस वक्त पहले मेरे पास सेफ डिस्टेंस था, लेकिन वो हाथी मेरी तरफ आ गया था। बाद में दूर था, उस वक्त मैं लौट जाता, लेकिन नहीं लौटा। उसके बाद मेरे नज़दीक आ गया था। तो और भी सिलेरियो में तो बिल्कुल हेड ऑन 2-3 बार मुकाबला हुआ हाथी से। एक बार और यहाँ पे 2-3 बार हुआ है। एक बार और था, थोड़ा दूर खड़ा था। एक बार नहर के किनारे आ गया था।
लेकिन हर बार अपनी रणनीति काम में आई। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे मुझे एक बार हॉरर एक्सपीरियंस भी हुआ था, जब थोड़ा सा राइट में था। हर बार ये नदी रास्ता दूसरा बना लेती है ना, तो अभी तो लेफ्ट चल रहा है, लेकिन तब जब मुझे हुआ था तब वो बेर की झाड़ियों के जंगल के अंदर से रास्ता जाता था, वो अभी राइट हैंड साइड में, अभी अंधेरे में नहीं दिख रहा आपको। तो हर उस एक्सपीरियंस में मैंने हमेशा घटना का जिक्र किया कि हमारा जो सीधी वाला बंगला था वहाँ मुझे जो हॉरर एक्सपीरियंस हुआ उसका कोई जवाब ही नहीं है। कोई बोले कि मैं नहीं मानता, तो हम 6-7 महीने रहे थे और उसमें धप धप की आवाज़ आती थी कूदने की। अभी रिसेंटली मैं सीधी गया तो बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि वो बंगला दिखाना। वो बंगला मैंने बाहर से दिखाया और किस्मत की बात है कि वो बंगला खंडहर पड़ा हुआ। आस पास सारे बंगले भरे हैं, कोई एसडीएम, किसी में कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कोई ना कोई ऑफिसर रह रहे हैं। सामने ही कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला है। उस बंगले की दीवार टूटी है, हालांकि पेंट प्रॉपर किया हुआ। पेंट इसलिए प्रॉपर किया है कि पीडब्ल्यूडी का काम है पेंट करना, तो वो थोड़ी ना छोड़ देगी बंगला, उनको तो सारे बंगले पोतने हैं। लेकिन खिड़की दरवाजे खुले हैं, ऐसा लग रहा है कि बरसों से कोई रहा नहीं। पहले मैंने बात नोटिस नहीं की, लेकिन बाद में नोटिस करी। तो हमारे टाइम पे तो लोग रहते थे, हमसे पहले भी कोई रहता ही था और हम भी रहे, लेकिन समय के साथ लोगों ने रहना भी बंद कर दिया। और वो इतनी प्राइम लोकेशन में बंगला है, सिविल लाइंस में, कलेक्टर बंगलो यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगलों के ठीक सामने। और ऑफिसर्स के लिए बंगले कम पड़ जाते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को कई बार किराए पे रहना पड़ता है। तो ऐसी पोजीशन में एक बंगला खंडहर बना हुआ है, खाली पड़ा है, वो भी प्राइम लोकेशन पे, संभव ही नहीं है। इसका मतलब है कि आज भी वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। समय के साथ में या तो वो घटनाएं बढ़ गई होंगी, क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन थे, हमारे घर में नॉनवेज भी नहीं बनता था, कुछ नहीं बनता था। शायद हमारा नुकसान नहीं किया, क्योंकि बताते थे कि सन्यासी जी की आत्मा रहती है। और मुझे जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, लॉन्ग वीडियो तो आज आएगा, जो रात को पब्लिश करूँगा जाके, तो शॉर्ट वीडियो के बाद कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि किस तरह की आवाज़ आती है, हमें बताइए, क्योंकि हर आदमी ने हर वीडियो नहीं देखा होता। ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो देखे, तो मैं दोबारा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ उसकी भी समरी। कि उसके बारे में बोला जाता था कि एक सन्यासी जी की आत्मा वहाँ रहती है, उनकी डेथ हो गई थी, और दिन में 5-7 बार कूदने की आवाज़ आती थी छत पे कोई रेलिंग नहीं थी। अभी मैंने वीडियो दिखाया है, मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, और तो कूदने की आवाज़ आती थी और कुछ नहीं होता था। और जब मेरे पापा ज्वाइन करने गए थे, तो जो हमारा चपरासी था जुखई, हालांकि जुखई अभी भी है, रिटायर्ड है। अभी जो मेरा दोस्त है राजीव सिंह चौहान, जिसके गए थे, तो उसके पापा बता रहे थे कि जुखई उन्हें मिलता रहता है। तो जुखई के रोने की आवाज़ आ रही थी जब मेरे पापा ज्वाइन करने गए थे। पुराने एक एसडीएम साहब थे, उनका सामान पड़ा हुआ था, तो पापा ड्राइंग रूम में सो रहे थे लोहे के पलंग पे, चार्ज लेने गए थे पापा, और हमारे ड्राइवर को सोने की जगह नहीं मिली थी, तो वो दरवाजे के बीचों बीच सो रहा था, क्योंकि उनका पैक्ड सामान पड़ा था। एक यादव जी थे एसडीएम, जो कहीं और उनका ट्रांसफ़र हो गया था। रात को जब जुखई रोने लगा 3 बजे के आसपास, जनवरी का महीना था, और पांडे ड्राइवर था, वो जोर जोर से लेटे लेटे हवा में हाथ पैर चलाने लगा। पापा डर गए, तो उन्होंने लोहे का पलंग पकड़ लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। सुबह हो गई 2-3 घंटे बाद। फिर जब पूछा तो जुखई से पूछा, तुम रो रहे थे? बोला नहीं साहब, हम तो नहीं रो रहे थे। और पापा बोले पांडे तुम ऐसा तो फिर हाथ चला रहे थे? तो जुखई बोला कि यहाँ पे एक सन्यासी, हाँ। तो पांडे बोला कि सर मैं रो नहीं, मतलब कुछ कर नहीं रहा था, मुझे सपने में ऐसा लगा कि एक भगवा वस्त्रधारी आए और मुझे बोल रहे उठ रास्ते से उठ, ये मेरा रास्ता है। तो वो फिर मैं नहीं उठा, तो मेरा गला दबा रहे थे। तो जुखई बोला कि हाँ, वो तो सन्यासी जी की आत्मा रहती है ना यहाँ पे, तो वो किसी को नुकसान नहीं करते हैं। तो क्योंकि बंगला अलॉट हो चुका था, पापा को समझ में नहीं आया कि कलेक्टर साहब यानी डीएम साहब से कैसे बोलें कि हमें बंगला नहीं चाहिए और बड़ी बेइज्जती होगी। तो इस तरीके से हम रहे। फिर हमें समझ में आ गया कि कोई नुकसान नहीं होता। मम्मी ने वो कमरा उसको पूजा घर बना दिया था, लेकिन मेरे भाई ने कहा था कि मैं इसी में रहूँगा, बड़े भैया ने, और मेरा भाई उसी में रहता था, रात को सोता भी था। मैं मम्मी पापा के साथ दूसरे कमरे में सोता था डर के मारे। मेरी उम्र रही होगी करीब 13 साल और भाई की उम्र रही होगी 17 साल। तो वो जो हॉरर एक्सपीरियंस था वो प्रूव हो गया कि भाई वो बंगला खंडहर, जहाँ पे प्राइम लोकेशन, जहाँ सारे अफसर चाहते हैं कि हमें बंगला अलॉट हो जाए, उस जगह पे प्राइम लोकेशन पे बंगला खाली पड़ा है, खंडहर बना हुआ है।
यानी कि आज भी वो बात है। और मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा था कोई ना कोई रहता होगा जैसे हम रहते थे, लेकिन समय के साथ हुआ ही होगा कि हम लोग वेजिटेरियन थे। शायद हमसे पहले वाले भी यादव जी थे तो वो भी वेजिटेरियन रहे होंगे, और बाद में कुछ हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता, अंदाजा लगा रहा हूँ कि नॉनवेज वगैरह खाया हो सन्यासी जी की, कुछ ऐसी घटना हो गई हो, कोई भरोसा नहीं, मैंने पता नहीं किया, ऐसे किससे पूछो। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो गया हो कि किसी की जान चली गई हो या किसी के साथ कुछ, और हमने तो सिर्फ कूदने की आवाज़ें सुनी थी और कुछ भी नहीं, ना कभी देखा। वो जो पापा ने जुखई को रोते हुए सुना और ड्राइवर को हवा में हाथ, बस वो ज्वाइनिंग के टाइम पे। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि, क्योंकि हम रास्ते में सोए नहीं, ये कहा जाता है कि भाई रास्ते में नहीं सो, मतलब जो कहानी मान्यताएं हैं, देखिए मान्यताओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये जो घटना है, ये तो मैंने बताया था ना कि भाई हमारी ऐसी घटना है कि कोई कितना ही बोले मैं नहीं मानूंगा, और सामने आपने देख लिया कि क्या वजह है कि वो बंगला खंडहर बना हुआ, यानी मेरी बात एकदम सही थी। अब मान्यताओं का बता रहा हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया कि सोन नदी नद है और बाकी नदी मान्यता माता बोलते हैं, जैसे गंगा माता, यमुना माता, और ब्रह्मपुत्र भी नद है, यानी कि मेल है, बाकी फीमेल वर्जन है। एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कमेंट किया कि ये अंधविश्वास है, नदी सिर्फ नदी होती है और कुछ नहीं होता। मैंने सोचा जवाब दूं, फिर मैंने कहा कि छोड़ो, ब्लॉक कर देता हूँ मैं। देखिए मेरे चैनल पे कभी किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं होती। आप एक भी वीडियो नहीं दिखा सकते कि मैंने किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। अपने धर्म का मैं पालन करता हूं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मानता मैं केवल एक धर्म को हूं, अपने धर्म को, लेकिन मैं हर धर्म का आदर करता हूं, किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। मेरा मानना है कि हर धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा राह सिखाता है, और धर्म है तभी ये दुनिया है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। अगर वो धर्म नहीं होगा तो आदमी भटक जाएगा रास्ते से। जो डर थोड़ा अच्छा काम करने, पाप पुण्य, किसी दूसरे धर्म में कुछ बोलते हैं, किसी में कुछ बोलते हैं। अपना चैनल वाइल्ड लाइफ का है, तो मेरा मतलब ये है कि मेरा कुछ नहीं गया, आप ब्लॉक हो गए, आपने कमेंट किया, लेकिन अभी जैसे मैंने बात बोली तो कोई कमेंट करे, उससे अच्छा है भाई आप सुन लो, आपको नहीं पसंद आप मत देखो। अगर मैंने अपना बोला, मान लीजिए मंदिर दिखा रहा हूँ, नदी दिखा रहा हूँ, वो मेरे धर्म की मान्यता है और मैं उसका पालन करता हूँ, मैं तो पूरी तरह से मानता हूँ, है ना। लेकिन मैंने एक भी शब्द आपके खिलाफ नहीं बोला, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, ठीक है ना। तो मेरा ये धार्मिक बातें करने का अपना मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ मान्यताओं से बात चल रही थी। और कई लोग बोलते हैं आप अंधविश्वास फैला रहे हो। अरे भाई साहब, अंधविश्वास नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं आपको तो नहीं बोल रहा कि आप फॉलो करो, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे एक्सपीरियंस हुआ और मैंने शेयर किया, और आज मैंने वीडियो में दिखा दिया कि वो बंगला खंडहर है, अब आप उस पर बोलोगे होगा कुछ कारण होगा। अरे मैंने बताया ना, कारण हो ही नहीं सकता। कम से कम 15 ऑफिसर किराए के मकान में रह रहे होंगे सीधी में इस वक्त, और वो लेने को तैयार हो जाते बंगला, अगर उसमें कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हो रही होती, ठीक है ना। हो रही है नहीं हो रही अलग मैटर है। मेरे साथ हुई, इस वजह से मैंने बताया कि कई लोग बोलते हैं आप करते, तो मैंने कहा भाई पैरानॉर्मल में अब जैसे बच्चे की हाथ मारने के, मतलब हल्के हाथ मारने की आवाज आई, वो कुछ भी हो सकता है। एक बार बच्चे की चीखने की आवाज आई, वो कुछ भी हो सकता है। कोई डाली टकरा गई होगी, कुछ हुआ होगा, है ना। ऐसी एक्सपीरियंसेस जो है वो, उनको मैं नहीं बोलता कि ऐसा मुझे हुआ। मैंने हमेशा बोला कि एक एक्सपीरियंस है, और वो है सीधी वाले बंगले का, उसको मैं नहीं झुठला सकता, वो 100% सही है। और मैंने उसके लिए बोला था कि मेरे मम्मी पापा दोनों PhD, उसमें भी कई लोगों ने कमेंट किया कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं कि तुम दूसरे भी हो सकते। मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला कि अंधविश्वास मतलब जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा दिमाग उसका, दुनिया किताबें पढ़ी होती है, उसने हर बात का लॉजिक ढूंढ लेता है पढ़ा लिखा आदमी तो। और मैंने कई किस्से बताए थे कि IAS IPS सारे ऑफिसर बैठा करते थे और वो भी देखते थे। कि एडिशनल SP साहब का मैंने किस्सा बताया था कि वो पापा को बोल रहे थे कि अवस्थी साहब आप दोनों हस्बैंड वाइफ, जब उनको बताया था कि भाई आवाज़ आती है ऐसी, तो बोले आप इतने पढ़े लिखे हो, ऐसी बातें मानते हो। तभी चित्रहार का टाइम हो गया था, और टीवी भी मम्मी ने उसी कमरे में रखा था कि चहल पहल बनी रहे। तो जब कोई उस जमाने में आता था और चित्रहार का टाइम आ जाए, तो फिर वो देख के ही जाता था। तो उस कमरे में चले गए हम लोग, बैठ गए कुर्सी डाल के, तभी 4-5 बार आवाज़ आई। पापा ने कहा यही है आवाज़, तो बोले वो एकदम उठ के खड़े हो गए, अरे आप लोग पूजा कराइए, पूजा कराइए, और फौरन चित्रहार छोड़ के चले गए थे। जो
10 मिनट पहले बोल रहे थे कि क्या अवस्थी साहब आप कैसी बातों को यकीन करते हो, 10 मिनट में चले गए। तो हमारे साथ ऐसे रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हुए थे और उसका सबूत वीडियो में आ गया कि वो बंगला प्राइम लोकेशन पे खंडहर है, खिड़की दरवाजे खुले हैं, दीवार टूटी है, बगीचा खत्म है, सिर्फ बाहर से पेंट है, क्योंकि बाहर से PWD को काम दिया जाता है। उसका काम है कि सारे बंगले में पेंट करना, तो बाहर से कर दिया। तो चलिए, ये बातें हैं खुले मन से की, खुले मन से ही आप सुनना। हर धर्म का सम्मान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं ना, बस फोर्स थोड़ी ना किया जा रहा है। किसी भी धर्म के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर आदमी की मान्यता है और आपको अपने धर्म को अक्षर से पालन करना चाहिए। जो आपको आपके धर्म में सिखाया उसको मानो। मैं सनातन धर्म से हूँ, आप कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, कोई बौद्ध होगा, अपना हर धर्म का पालन करो। हर धर्म ने अच्छी बातें ही सिखाई हैं, बुराइयां तो इंसानों ने डाल दी हैं। तो चलिए, धार्मिक बातें बहुत हो गई, वाइल्ड लाइफ पे आते हैं कि हमें नहीं नजर आया हाथी, टाइगर। तो एंड करता हूँ वीडियो को। कल आपको ले चलूँगा वो इवेंट दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।